ठीक है। सो चलिए अब हम जो है ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो है हमने क्या कहा कि एक डीएनए से जब दो डीएनए जो है स्ट्रैंड बनते हैं तो उसको डीएनए रेप्लिकेशन जो है हम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल होता है, मींस अगर ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर लिया गया है तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, ओराई से स्टार्ट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहां पर बार बार जो है नाइट्रोजनस बेसिस जो है रिपीट होते हैं, टेंडमली रिपीट होते हैं, वहां से स्टार्ट होती है। ये स्ट्रैंड जो है, एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, ठीक है, और आपको पता है उस पे नाइट्रोजनस बेसिस जो भी प्रेजेंट होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो आके अटैच करेंगे और ये एक कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी तरफ जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, हम स्ट्रैंड जो है दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के खुल जाएंगे। ठीक है, और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का अपेयर होगा। कि मान लीजिए जैसे ये दो स्ट्रैंड है, अगर जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से कॉल्ड स्ट्रैंड है तो ये क्रॉस का जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यहाँ से ये क्या करता है, खुलना शुरू कर देता है। ठीक है, ये खुलना शुरू कर देगा। अब आपको मालूम है इसके ऊपर जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो ये दोनों दूर चले जाएंगे और सिमिलरली जो इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे वो न्यूक्लियर प्लाज्म से जो है नाइट्रोजनस बेस पेयर इसके आके आकर अरेंज कर जाएंगे और डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा कि एडनिन के अगेंस्ट थाइमिन, थाइमिन के अगेंस्ट वो फॉर्म हो जाएगा। है कि मैकेनिज्म जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन का वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हमने बोली कि सबसे पहले जो है डीएनए रेप्लिकेशन एक मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स लगते हैं, प्रोटीन कुछ रेप्लिकेशन पॉइंट को हम ओराई बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, ओराई या फिर ओरिजिन ऑफ अ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में कल भी मैंने बता दिया था, प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल ओराई जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में सेवरल ओराई प्रेजेंट होते हैं। मोर देन 3500 ओराई जो है वो ड्रोसोफिला में है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं कि ये तो चीज होगी कि पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि ओराई, ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो पाएगी। दूसरी चीज, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चाहिए बहुत सारे एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या क्या चाहिए, तो मेन एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज, याद रखिएगा जिसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो मेन एंजाइम जो है दैट इज अ डीएनए पॉलीमरेज। दो तरह के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, तो इसीलिए जो एंजाइम जो है हमारे वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में अलग लगेंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये डीएनए पॉलीमरेज जो है तीन तरह का होता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है तीन तरह का हो जाएगा, नाम से ही है, सेम है डीएनए पॉलीमरेज। सिर्फ आप क्या लगा दोगे, 1 2 3। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, ये तीन तरह के एंजाइम है। ठीक है, और इसी तरीके यूकैरियोटिक सेल्स में कितने हो जाएंगे, अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, अल्फा डीएनए पॉलीमरेज बीटा, ठीक है, गामा, ठीक है, डेल्टा, ईटा। ठीक है, ये पांच तरह के एंजाइम हो जाएंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो करता है प्रूफ रीडिंग। मैंने आपको बताई थी प्रूफ रीडिंग क्या होती है, कि कोई भी आप मान लीजिए कोई जैसे एग्जाम बाद आप अपना पेपर एक बार पढ़ते हो कि कोई गलती तो नहीं हो गई, अगर गलती होती है तो उसको करेक्ट करते हो। तो डीएनए पॉलीमरेज वही प्रूफ रीडिंग करता है और उसको रिपेयर करता है अगर कोई गलती हुई होती है। पर जो गलती डीएनए पॉलीमरेज 1 से भी छूट गई, उसको रिपेयर वो नहीं कर पाया, तो वो डीएनए पॉलीमरेज 2 करेगा। ठीक है, रिपेयर का मेन काम जो है पॉलीमरेज 2 का है। 3 का क्या काम है, 3 मेनली जो है वो क्या काम करता है, रेप्लिकेशन। जो रेप्लिकेशन का मेन काम है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन क्या है, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर। डीएनए पॉलीमरेज 2 का क्या है,
that is specialized for the repair. DNA polymerase 3 का क्या है? That take part in the replication. इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, these are very very important. दूसरी चीज क्या बोल रही है कि तो यूकैरियोट्स में क्या है बेटा? तो यूकैरियोट्स में भी जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है, जो कि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डेल्टा, ये हेल्प करेगा रेप्लिकेट। तो और जो आपका जो आप बाकी अगर इनिशिएशन पहला काम क्या होता है कि पहले जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें सबसे पहले हमें ये चीज है कि इसमें ओराई मिले, ठीक है। ओराई मिलने के बाद जो है वो सारे जो रिक्वायरमेंट, जो एंजाइम होने चाहिए, आयन होने चाहिए, वो सारी चीजें अगर हैं तो फिर जो डीएनए रेप्लिकेशन जो शुरू होती है, वो स्टेप को बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन। तो उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज मैम आवाज बहुत कट रही है। में हेल्प करती है। बेटा आपको कट कट के सुनाई दे रही? सभी को कट के सुनाई दे रही है तो एक बार यस बोले। और अगर सिर्फ रजनी को, सबको कट रही है बेटा आवाज? यस मैम, वीडियो भी बेटा बार-बार ऑफ हो रही है। तरफ से तो यहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही मेरा वीडियो कट रहा है, ठीक है। नेटवर्क भी ठीक है। चलो देखो, अगर बहुत ज्यादा कटती है तो फिर इसको देखेंगे कि रिशेड्यूल करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। अभी आप देखिए, आवाज मैं फैन ऑफ कर देती हूँ, उसकी वजह से तो नहीं आपको हिंडर्ड हो रही है? हो सकता है कि फैन की वजह से आपको डिस्टरबेंस सुनाई दे रही हो। अब ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। हाँ, तो वो हो सकता है दैट इज बिकॉज ऑफ द फैन, मैंने फैन ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो हमने बोला कि जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है वो शुरुआत करेगा रेप्लिकेशन की, इसी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यूकैरियोट्स में स्टार्ट करेगा, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ठीक है, उसका क्या काम है? वो जो है रिपेयर करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसकी करता है, ठीक है। अब जो है आपका अब हम स्टार्ट करते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हम इसको मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। कुछ रॉ मटेरियल मैंने जो था वो आपको बता दिया, क्या क्या इसमें लगना था। अब नाउ दिस स्टेप्स आ जाते हैं कि मैं आपको जो इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द डिटेल, ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद जब आपको एक बार लर्न हो जाएगा तो आप फिर एक्सप्लेन जब अपने आप करते हो, क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो आप उसको प्रिसाइज फॉर्म में ही करोगे, ठीक है। लेकिन समझने के लिए हम आपको डिटेल से समझाते हैं, ठीक है। तो पहला जो है स्टेप जो है दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फर्स्ट चीज जो है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन हमने क्या बताया कि रेप्लिकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है स्टार्ट होती है, जिसको क्या कहते हैं? origin of replication, which has a particular nucleotide sequence called the autonomic replicating sequence, और इसको ARS भी बोलते हैं, इसको ARS भी बोलते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस जो है वो एक पर्टिकुलर रेप्लिकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इट हैज पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, है क्या इसमें? पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और उन पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कहते क्या हैं? उनको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, और ARS कहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, अपने आप को अनम्यूट रखिए, ठीक है, मैं पूछते जाऊंगी, आप आंसर करते चलिएगा। हाउ मेनी ओराइज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स? कोई भी बताइए, हाउ मेनी ओराइज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स? सिंगल है सिंगल। प्रोकैरियोट्स जो है दैट हैज सिंगल ओराई, उसके पास जो है वो सिंगल ओराई जो है वो होता है। एंड हाउ मेनी ओराई आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स?
यूकैरियोट्स के पास क्या कितने number of oris they are present in a eukaryotes. Eukaryotes has several ori या many ori जो है उसके पास होते हैं, ठीक है। एंड अगर एग्जांपल में मैंने जैसे अभी आपको बताया था, हाउ मेनी ओराई हैज अ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के पास कितने ओराई होते हैं? 3,500. हाँ जी, इट हैज 3,500 ओराइज दे आर प्रेजेंट इन अ ड्रोसोफिला, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास एक ही ओराई है, देखिए ये प्रोकैरियोट्स है ना बच्चे, तो प्रोकैरियोट्स के पास अगर एक ही ओराई है, एक ही ओरिजिन है, तो उसके पास रेप्लिकेटिंग यूनिट क्या होगी? सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट होगी, जिसको सिंगल रेप्लिकॉन बोलेंगे। तो डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट फंक्शन एज अ सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट कॉल्ड रेप्लिकॉन, ठीक है। क्या बोलेंगे? डीएनए ऑफ prokaryotes function as a single replicating unit called replicon. क्या कहते हैं इसको? रेप्लिकॉन, ठीक है। उसके अलावा अब इसके अपोजिट, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास बहुत ज्यादा, यूकैरियोट्स के पास ज्यादा ओराई हैं, तो इसके पास जो है क्या है? रेप्लिकेटिंग यूनिट भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स या डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स हैज मेनी रेप्लिकेटिंग यूनिट, ठीक है। डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स हैज अ नंबर ऑफ रेप्लिकेकॉन्स बोल लीजिए या फिर रेप्लिकेटिंग यूनिट बोल लीजिए, दैट इज अ रेप्लिकेटिंग यूनिट, ठीक है। और इसके अलावा जो है क्या बताया हमने कि डीएनए जो है प्रो यूकैरियोट्स का, उसके पास नंबर ऑफ रेप्लिकेटिंग यूनिट है। और जो वेक्टर वर्ड बताया था हमने, 2 वेक्टर जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में प्रोसीजर में वो क्या करता है? वो ओराई प्रोवाइड करता है। अब ये चीज आपको थोड़ा सा अगर यहाँ नहीं समझ आएगी तो अगले चैप्टर में समझ आ जाएगी। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मान लीजिए सपोज डीएनए है, ये रेड कलर का जो मैंने स्केच यूज किया है, ये मेरा डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है। और ये जो है होस्ट, कि मैं इस रेड डीएनए को जो है वो क्या कर दूं? जोड़ दूं, पर ऐसे तो नहीं जुड़ जाएगा ये, ठीक है। तो इस डीएनए को मेरे को इसमें जोड़ना है, तो क्या होता है कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है ना, जिसके पास प्लाज्मिड हमने बोला था, तो वो प्लाज्मिड जो है, वो वेक्टर जो है, वो क्या करता है? वो ओराई प्रोवाइड करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे 2 डीएनए का जो डीएनए जो है उसको जोड़ने में हेल्प मिलती है, ठीक है। और जो रेप्लिकेशंस जो है आपका यूकैरियोट्स जो है, रेप्लिकेशन जो है वो दोनों डायरेक्शंस में होती है जहां से ओराई होता है, ठीक है। इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। बोल रहे हैं कि रेप्लिकेशन जो है ओराई से, मान लीजिए अगर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, तो वो बोल रहा है दोनों डायरेक्शंस में होगी, कि नीचे की तरफ भी होगी, ऊपर की तरफ भी होगी, किसमें? जो बाई डायरेक्शनल अगर रेप्लिकेशन है। और यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन जो होती है दैट इज रेयर, वो क्या होती है? रेयर, ठीक है। अगर ओराई नहीं है तो रेप्लिकेशन नहीं होगी, याद रखिए कि अगर ओराई नहीं है तो रेप्लिकेशन नहीं होगी। और वेक्टर हमने क्या बोला? जो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? तो याद रखिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वेक्टर for recombinant DNA technology is to obtain origin of replication. origin of replication पाने के लिए जो है वो वेक्टर की जरूरत होती है, ठीक है। रेप्लिकेशन में हमने बोला कि इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है वो चाहिए। मेन एंजाइम इसका कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। पॉलीमरेज का मतलब समझ होता है ना आपको? पॉलीमराइजेशन क्या होती है?
एक चेन सी बनाना। तो डीएनए को हमने क्या बोला, डीएनए को हमने बोला कि ये एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। तो उन न्यूक्लियोटाइड की जो पॉलीमराइजेशन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जो है वो जरूरत होती है, जो बहुत ही छोटे समय पे रेप्लिकेशंस जो है वो कर देता है। रेप्लिकेशंस जो है, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्वाइट एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है उसका सेवरल पर्पस है, ठीक है। वो सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता है और साथ साथ में एनर्जी भी काम प्रोवाइड करता है। तो पहली चीज जो है हमने बोला कि रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल जाए आपको। दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा उसमें होना चाहिए एक्टिवेशन ऑफ, सेकेंड थिंग इज एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड, आई थिंक आपकी जो शीट है उस पे जो है वो थोड़ा सा मेरी हैंड के शैडो आ रही है, तो मैं इसको टर्न कर देती हूँ सो दैट आप आराम से देख सकें। I just give me, I can change my position. Okay, you can give me a second. Okay. One second. I think अब जो है ये नहीं होगा ऐसा। Let's see. Okay. Okay. तो हम क्या कह रहे हैं, दूसरा स्टेप क्या है, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की, जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको एक्टिवेट करना। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये सारे के सारे जो हैं सेल के अंदर, ये सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो आपको पता है कि 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास प्रेजेंट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन से, डीऑक्सी, ठीक है, उसके बाद एडनिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, उसके बाद क्या है, डीऑक्सी ग्वेनिन मोनोफॉस्फेट, तीसरा क्या है, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, और फोर्थ वन डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। तो इनको क्या करना है, इनको जो है वो क्या करना है, एक्टिवेट करना है। दी एक्टिवेशन ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड, इन न्यूक्लियोटाइड की जो है वो क्या करनी है, एक्टिवेशन करनी है। 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, ठीक है, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स जो है प्रेजेंट है। अब इनको एनर्जी और फॉस्फेट की हेल्प से और एंजाइम जो है उसकी हेल्प से जो है इसको हम एक्टिवेट करेंगे। मोनोफॉस्फेट है ना ये सारे के सारे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्राईफॉस्फेट में, ठीक है, ट्राईफॉस्फेट में। तो ये जो है फॉस्फेट ग्रुप आ गया है, ठीक है। एंजाइम लग जाएगा फॉस्फो राइलेज, ठीक है, और एनर्जी, और सारे के सारे जो है इसको कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ये किसमें, मैं यही अगर लिख दूं तो ये किसमें हो जाएगा, डीऑक्सी एडनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये किसमें आ जाएगा, डीऑक्सिन क्या नाम है इसका, ग्वेनिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ लिख लेते हैं डीऑक्सी एडनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वेनिन ट्राइफॉस्फेट, देन डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो चारों को इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 4 तरह के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट है। एनर्जी और जो फॉस्फेट है उसकी हेल्प से, साथ में एंजाइम जो है फॉस्फोराइलेज उसकी हेल्प से जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट हो गए, ट्राईफॉस्फेट में जो है ये सारे के सारे कन्वर्ट हो गए। अब थर्ड स्टेप जो है दैट इज द इनिशिएशन, जो हमने अभी बोला था कि रिप्लिकेशन शुरू कहाँ पर होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जो है वो शुरू होती है। तो थर्ड इज इनिशिएशन, थर्ड स्टेप इज इनिशिएशन, इनिशिएशन, ठीक है। सो इनिशिएशन जो है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ पर शुरू होगी, जहां पर डीएनए के स्ट्रैंड पे जो है ओराई जो है वो
क्या करा, वो मिला। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अब हम इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक फिफ्थ एंड है तो दूसरा कौन सा होता है, थर्ड प्राइम एंड होता है, ये थर्ड डैश भी बोलते हैं लोग। ठीक है, तो उस एंड पे जहां पर हमें मान लीजिए ये एंड जो है यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलता है, अगर हमें इस पॉइंट पे जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो मिलता है, तो एंजाइम कहाँ पर, यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा हेलिकेज एंजाइम, वो क्या कर देता है, अब ये डबल था ना, ये बाइंड था, इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ऐसा था। ठीक है, था, तो यहाँ पर जो हेलिकेज मिला तो इसने क्या कर दिया, इसको सीधा खोल दिया। जैसे आप देखिए कि जिप होती है, हमारे पास जिप होती है, हम खोलते हैं। ठीक है, वो स्ट्रैंड जो है वो खुल जाएंगे, किसकी हेल्प से, यहाँ एंजाइम जो लगेगा दैट इज दी हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम जो है वो टू स्ट्रैंड्स जो है उनको खोल देगा। अब कैसे खोलेगा बेटा, कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ना, जैसे सपोज मैं अगर रफली अगर लिख देती हूँ तो ये एडनिन है, तो इसके अगेंस्ट थाइमिन प्रेजेंट होगा, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वेनिन होगा। ठीक है, यहाँ ग्वेनिन है तो यहाँ साइटोसिन प्रेजेंट होगा, यहाँ थाइमिन है तो यहाँ पर एडनिन प्रेजेंट होगा। तो क्या हो रहा है, अब यहाँ क्या हो रहा है आपका, मान लीजिए ये साइटोसिन है, ग्वेनिन है, ये ग्वेनिन है, साइटोसिन है, ये एडनिन है, थाइमिन है, तो बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या कर गए, ब्रेक करके, वो उस क्या करता है, ये हेलिकेज क्या करता है, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और इस चेन को जो है वो खोलने में हेल्प करता है, अनजिप करता है, डीएनए के दो स्ट्रैंड को अनजिप करता है। उस चीज के लिए क्या चाहिए होती है, एटीपी एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, ट्रू स्ट्रैंड्स जो है वो खुल गए। अब दो स्ट्रैंड्स जो है डिफरेंटली जो है, टू स्ट्रैंड्स जो है वो, एक को हम जो है लीडिंग टेम्पलेट बोलेंगे, एक को लैगिंग टेम्पलेट जो है बोलेंगे, एक का 5 प्राइम एंड और एक का 3rd प्राइम एंड। ठीक है, और इधर जो है, ठीक है, अब जो है इसमें से एक को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे और एक को हम लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो ओपन हो गए, ठीक है, खुल गए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर और क्या चाहिए, जो ये अब ये फिर से इसमें क्या है, अब ये खुला तो क्या ये बंद नहीं हो सकता, इसमें ये जो हेलिकेज एंजाइम से ये खुल गया, लेकिन इसमें क्या है, फिर से जो है टेंशन क्रिएट होकर ये क्या कर सकता है, फिर से आपस में कॉइलिंग कर सकता है। तो सेपरेटेड स्टैंड जो है इसी कंडीशन में रहें, वो फिर से ना जुड़े, इसके लिए जो है कुछ प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, उनको बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। उनको क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या चीज है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, इनको एसएसबी बोलते हैं। तो ये प्रोटीन्स जो हैं एसएसबीपी, ये प्रोटीन जो है इनको फिर से जो है वो टेंशन जो क्रिएट हो रही है उसकी वजह से ये फिर से जुड़ ना जाए डबल स्ट्रैंड, इसलिए सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन जो है उसको इसी तरीके से खुला रहने में हेल्प करती है। ठीक है, और इस बोल रहा है कि ये अनबाइंडिंग जो है ये फिर से एक टेंशन जो क्रिएट कर रही है, जिसको रिलीज करते हैं, और कौन रिलीज करेगा, टोपो आइसोमरेज 1 और टोपो आइसोमरेज 2। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या चाहिए, टोपो आइसोमरेज, MERASE। तो टोपो आइसोमरेज 1, टोपो आइसोमरेज 1 एंड 2। ठीक है, 2 जो है वो प्रोकैरियोट्स में इसको गायरेज एंजाइम, ठीक है, बहुत से बुक्स में इसको मेंशन किया होगा। तो टोपो आइसोमरेज 2 जो है वो प्रोकैरियोट्स में गायरेज एंजाइम बोलते हैं उसको, प्रोकैरियोट्स इज नोन एज गायरेज, GYRASC। ठीक है, ये गायरेज एंजाइम जो है प्रोकैरियोट्स में करता है, वो हेलिकेज की तरह भी काम करता है और जो है टोपो आइसोमरेज की तरह भी काम करता है। तो गायरेज इट एक्ट्स बोथ एज हेलिकेज किसमें, प्रोकैरियोट्स में, एंड टोपो आइसोमरेज, तो ये दोनों का काम करता है। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, तो ये इस तरीके से जब खुला तो आपको ये वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अगर इसको हम देखें तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो क्या करते हैं, इस टाइम जो है अनजिपिंग जो है वो क्या करती है, एक वाई शेप कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करती है, इसको बोलते हैं
रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। तो अनजिपिंग क्या कर रही है, अनजिपिंग क्रिएट्स अ वाई कॉन्फ़िगरेशन, उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोक, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन फोक, FORK, रेप्लिकेशन फोक जो है वो कह रहे हैं, ठीक है। तो इनिशिएशन जो है कहाँ से शुरू होगी, इनिशिएशन जो है वो शुरू होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो होगा, ठीक है, उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, उसको ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो है ORC जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा। और एंजाइम हेलिकेज क्या करेगा, इस डीएनए को खोल देगा, अनवाइंड कर देगा, दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। अब टू स्ट्रैंड्स जो है वो फंक्शन करते हैं डिफरेंटली दोनों साइड पर, ठीक है। ये फिफ्थ एंड है ना, तो ये होगा थर्ड एंड, और ये थर्ड एंड था तो ये होगा फिफ्थ एंड। तो इस पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा ना, दोनों डायरेक्शन में बुना है हमने, एक तरफ जो बन रहा है, ठीक है, वो ऐसे बनेगा, एक तरफ जो है वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बने। तो एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, वो नेक्स्ट डायग्राम में भी हम करेंगे। तो क्या बोला कि हेलिकेज एंजाइम तोड़ देगा, और जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती हैं वो सिंगल स्ट्रैंड जो बने हैं इनके, उनको मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं। और अनबाइंडिंग की वजह से एक टेंशन क्रिएट होती है, उसको स्टेबलाइज करती है टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, जो टोपो आइसोमेरेज 1 और 2 होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जो है टोपो आइसोमेरेज 2 जो है वो दोनों का काम करता है, जिसको गायरेज बोलते हैं। ये गायरेज जो है वो क्या करता है, वो हेलिकेज का भी काम करता है और टोपो आइसोमेरेज का भी काम करता है, ठीक है। इनिशिएशन के बाद फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, दैट इज प्राइमिंग, ठीक है, प्राइमिंग, ठीक है। अब हमारे पास बना ये वाला, ठीक है, इस तरीके, एक मिनट, ये जो रेप्लिकेशन फोक जो है, लेट मेक इट मोर क्लियर, तो इसमें आप देखिए कि ये वाला जो है फिफ्थ डैश एंड, तो ये 3 और ये 3 और ये फिफ्थ, अब ये क्या करेगा ना, धीरे धीरे, ये धीरे धीरे से इधर से भी टूटता चला जाता है। ये पेरेंटल पेरेंटल स्ट्रैंड, दिस इज अ पेरेंटल डीएनए, ये पेरेंटल डीएनए, जो 3 to 5 एंड प्रेजेंट था। यहाँ पर क्या प्रेजेंट थी हमारे पास, टोपो आइसोमेरेज और ये एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन और हेलिकेज एंजाइम साथ में हमें लगा था, ठीक है। अब रेप्लिकेशन फोक ने दो स्ट्रैंड जो है डीएनए के उनको खोल दिया, 3 एंड और फिफ्थ एंड जो है वो दोनों अलग हो गए, ठीक है। अब थर्ड एंड जो है एक स्ट्रैंड का, और फोक एंड जो है दूसरे स्ट्रैंड का, ठीक है, जिसके पास फिफ्थ डैश एंड प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला जो प्रेजेंट है, ठीक है। इस पे स्मॉल आरएनए जो है सिंथेसाइज होगा पहले, सबसे पहले जो एक छोटा सा, यहाँ पर थ्री ये डैश एंड जो है ये वाला, इस पे एक छोटा सा आरएनए का स्ट्रैंड बनता है, जिसको बोलते हैं आरएनए, जिसको प्राइमर बोलेंगे हम, ठीक है, आरएनए प्राइमर। सबसे पहले जो है वो क्या करेगा, थर्ड एंड पे जो है एक आरएनए का छोटा सा स्ट्रैंड बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, आरएनए प्राइमर। कौन से एंड पे बन रहा है, थर्ड एंड पे जो बन रहा है, ठीक है, थर्ड फ्री एंड पे जो है वो आरएनए बनेगा, ठीक है। और इस पे एंजाइम कौन सा लगेगा, इस पे एंजाइम जो लगेगा दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज, एंजाइम लगेगा आरएनए पॉलीमरेज। तो कहा, यहां से रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में स्टार्ट होगी, इस डायरेक्शन में जो है रेप्लिकेशन 3 to 5 डैश एंड की तरफ जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसको आरएनए पॉलीमरेज का दूसरा नाम जो है प्राइमेज भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज दी प्राइमेज, प्राइमेज भी बोला जाता है, ठीक है। अब इस पे एक आर से लेकर 12 तक न्यूक्लियो, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 4 से 12, 4 भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 12 तक जो है वो ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो होंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि थर्ड एंड है तो आरएनए जो इसका जस्ट अपोजिट बनेगा, वो उसका एंड कौन सा होगा, उसका फिफ्थ एंड होगा, ठीक है, वो उसका एंड होगा फिफ्थ एंड जो है साथ में जो है अब आता है बेस पेयरिंग। अब तीसरी काम क्या, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप के बाद जो है फिफ्थ स्टेप क्या है, दैट विल बी बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग जो है वो स्टार्ट होगी। बेस पेयरिंग मतलब
पेयरिंग, बेस पेयरिंग, ठीक है। दो स्ट्रैंड्स जो थे डीएनए के रेप्लिकेशन फोक एरिया में, ठीक है, वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, अब टेम्पलेट की तरह जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या शुरू होगा, जो आपके नाइट्रोजनस जो आपके आपने ट्राइफॉस्फेट जो जितने भी बनाए थे पिछले स्टेप्स में, ठीक है, वो क्या करेंगे, अब वो जो नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो जो है एडनिन के अगेंस्ट थाइमिन, थाइमिन के अगेंस्ट, ये पूरा वाला रेप्लिकेशन प्रूफ में अगर आपको बताऊं कहाँ है ये, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हुए ना, ये वाला फॉर्म, तो इसमें जो हमने क्या बनाए थे, जैसे मान लीजिए ये थाइमिन था, सी एडनिन ट्राई फॉस्फेट, क्योंकि एडनिन थाइमिन जो है बेस पेयरिंग करता है, तो इसके अगेंस्ट थाइमिन आ जाएगा। इस तरीके से ये सारी की सारी बेस पेयरिंग जो है वो होगी, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्स के आसपास, ठीक है। अब ये दिस वन इज लाइक दिस, इसमें हमने बोला यहाँ से आरएनए प्राइमर, यहाँ पर जो है हमारे पास आरएनए प्राइमर है, इस कौन से एंड पे अटैच किया, 3 एंड पे, और तो इसका अपना कौन सा होगा, 5th होगा, ये ना कंटिन्यूस स्ट्रैंड ही 3rd है, तो ये कौन सा होगा, 5th होगा, 5th एंड होगा। बट इस पे जो स्ट्रैंड जो है वो जो फ्रेगमेंट जो डीएनए के फॉर्म होते हैं वो टुकड़ों में होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते, इस तरीके से जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं लैग, स्ट्रैंड को बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना डीएनए के, इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, दीज आर नोन एज दी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। कौन से स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, लेगिंग स्ट्रैंड में प्रेजेंट है। तो लेगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है, 5 to 3 इस, ठीक है। तो ये जो है वो आपका लेगिंग स्ट्रैंड है। इसमें क्या होगा कि बोल रहे एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर आरएनए इसका बनेगा, ठीक है, आरएनए का बनेगा। मान लीजिए अब इसके अगेंस्ट एडनिन था, थाइमिन था, साइटोसिन था, ग्वानिन था, तो ये क्या करेगा, पहले आके छोटा सा जुड़ेगा ना, उसके बाद अब थाइमिन के अगेंस्ट जस्ट अपोजिट अपने आप साइटोसिन आ जाएगा, साइटोसिन के अगेंस्ट ग्वानिन आ जाएगा, थाइमिन के अगेंस्ट एडनिन आ जाएगा, एडनिन के अगेंस्ट थाइमिन आ जाएगा। इस तरीके से पहले ये बनते जाएंगे, फिर इनके बीच में क्या है, बॉन्ड डेवलप होते जाएंगे, ठीक है। वो आपको पता है किसके अगेंस्ट डबल है, किसके अगेंस्ट ट्रिपल, और ये जो है एक कंप्लीट स्टैंड, और ये धीरे धीरे आगे की तरफ जैसे बढ़ता चला जाएगा, ये डबल स्टैंड जो है वो क्या करता जाएगा, खुलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये नया स्टैंड बनेगा। और दूसरा स्टैंड पे हमने क्या बोला है, ठीक, इसमें हम फॉर्मेशन जो है वो किस उसमें जो आपका 6th पॉइंट जो है उसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 लगेगा प्रोकैरियोट्स में, न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन, इट रिक्वायर्स डीएनए पॉलीमरेज 3, किसमें होगा, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और डीएनए, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, तो किसमें होगा, यूकैरियोट्स, ये किसमें होगा, यूकैरियोट्स में होगा, ठीक है। तो बेस पेयरिंग किस तरीके से होगी, बेस पेयरिंग इस तरीके से होगी बेटा, ये डिऑक्सी एडनिन जो ट्राइफॉस्फेट आपने बनाया था, डिऑक्सी ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी साइटोडिन ट्राइफॉस्फेट और डिऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करेंगे, सारे के सारे जो है पायरो फॉस्फो राइलेज एंजाइम जो है, फॉस्फेटेज एंजाइम जो है, सॉरी, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम जो है उसकी हेल्प से फिर से टूट जाएंगे डिऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, और हाइड्रोजन 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाएंगे और एनर्जी निकलेगी। तो ये सारे के सारे जो हैं वो किस लिए अलग हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी लिबरेट होनी है, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है वो जो है वो क्या करेगी, ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं ना, उस हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्डअप करने में जो है वो हेल्पफुल होगी, ठीक है। सारे के सारे जो अब जो है वो एनर्जी बॉन्ड बनाने में जो है हेल्पफुल होगी, ठीक है। हु इज डूइंग चैटिंग, ये क्या लिख रहे हैं मैम,
Who is chatting? Rajni, unmute yourself. Whatever you writing, that is not getting. मुझे समझ नहीं आ रहा है. I'm not getting that. What are you writing? क्या लिखा है बच्चे? मेरे को समझ नहीं आ रहा है. एनसीईआरटी में नहीं है ये, है एनसीईआरटी में नहीं है ना ये, क्या? जो आप क्या ये नहीं करा है? रहे हो। डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन तो एनसीईआरटी में भी है. कौन कह रहा है डीएनए रेप्लिकेशन एनसीईआरटी में नहीं है? जो अभी आप पढ़ा रहे हो ना, हम्म? वो एक्सप्लेन नहीं कर रखा इसमें, मतलब है तो वही चीज लेकिन एक्सप्लेनेशन। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं बताई होगी आपको, बट डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म जो है वो आता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है. ठीक है, बहुत डिटेल्ड में आई थिंक इसने नहीं एक्सप्लेन किया होगा. इन्होंने सिंपल बता दिया है कि किस तरीके से अनबाइंड करते हैं. बट डीएनए रेप्लिकेशन आपको पढ़ाई जाती है बेटा. डीएनए रेप्लिकेशन है आपके सिलेबस में. ठीक है, इसको जो है बहुत डिटेल्ड में नहीं होगी, लेकिन ये है. ठीक है, तो ओके ये. और दूसरी चीज क्यों बेटा, ये आपके लिए क्यों जरूरी है, ये पूछा जाता है कि तो आपके अभी मैंने आपका 12th क्लास का प्रैक्टिकल हुआ है, उसमें से भी जो टीचर ने वाइवा पूछा, उन्होंने भी बच्चों से पूछा है कि लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है, लैगिंग स्ट्रैंड से कौन सा होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या होती है. ये सारी कनेक्टेड है. डीएनए रेप्लिकेशन अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपको ट्रांसक्रिप्शन नहीं आएगी. ट्रांसक्रिप्शन नहीं करोगे तो ट्रांसलेशन नहीं आएगी. ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है. ठीक है बेटा, तो ये मैकेनिज्म जो है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो इसमें तो मोस्टली हो ही गया, आपको बता ही दिया. ठीक है, तो इसमें जो न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म होता है, हमने उसमें क्या बोला कि डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रोकैरियोट में हेल्प करेगा, डीएनए पॉलीमरेज जो डेल्टा जो है यूकैरियोट में हेल्प करेगा. और एनर्जी जो है वो आपको मालूम है ट्राइफॉस्फेट पे एटीपी होते हैं, जीटीपी होते हैं, टीटीपी होते हैं, या मैग्नीशियम आयन जो है उसकी हेल्प से जो है एनर्जी लगती है. ठीक है, और ये दो बॉन्ड जो है वो आपस में जुड़ने में हेल्प करेगा. ठीक है, और आरएनए, जब ये एक स्ट्रैंड जो हमने यहाँ पर जो बनाया था कि आरएनए प्राइमर जो बना है, ठीक है, हमने क्या कहा था कि यहाँ पर एक सबसे पहले आरएनए का 4 से 12 आरएनए जो है उसका एक टुकड़ा सा जुड़ता है जिसको हम आरएनए प्राइमर बोलते हैं, और वहीं से जो है डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होती है. ठीक है, तो जैसे ही न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म हो जाता है, तो ये आरएनए प्राइमर जो है जो ओपनिंग रीजन में जो है हमेशा फॉर्म होगा. ठीक है, प्राइमर जो है वो रिमूव करेगा पॉलीमरेज 1 में प्रोकैरियोट से और पॉलीमरेज अल्फा में यूकैरियोट से. ठीक है, तो ये सेम जो प्राइमर जो है वो बार बार जो है वो लगता है. रेप्लिकेशन एक स्टैंड पे डिसकंटिन्यूअस है और दूसरे स्टैंड पे जो है वो कंटिन्यूअस है. ठीक है, जो स्मॉल स्ट्रेचेस जिसको बताया है ना, ये यहाँ पर डिसकंटिन्यूट है, जहां पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो डीएनए जो है वो फॉर्म हो रहा है, जिनको ओकाजा. तो डीएनए replication is continuous on a one strand that is known as the leading strand, and it is discontinuous on the another strand that is known as the लैगिंग स्ट्रैंड. लैग मतलब से समझ लीजिए कुछ कमी होना. ठीक है, तो लैगिंग स्ट्रैंड में जो है ये डिसकंटिन्यूअस जो है होती है, जिसके पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट प्रेजेंट होते हैं. ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो आपस में जुड़ते हैं जिस एंजाइम की हेल्प से, उनको बोलते हैं लाइगेज. लाइगेज एंजाइम का काम ही है किसी चीज को जोड़ना. ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइगेज. ठीक है, तो एक स्टैंड पे कंटिन्यूस है ना, अब इसको बोल रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड क्यों बोलते हैं, या सेमी कंटिन्यूस को क्यों बोल रहे हैं. तो देखिए बच्चे, इस स्टैंड पे तो डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूस है, जबकि इस स्टैंड पे डीएनए रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूस है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन. ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद ये सारा कस्ट में क्या करती है वो मैंने आपको बता काम है, मतलब देखेगा जाके डीएनए जो है, ये जो है वो आपका यूरासिल को जो है थाइमिन से क्या होता है कि यहाँ पे आरएनए बना है ना. ठीक है, इसको कल कंटिन्यूस थोड़ा बहुत मैं कल फिर से समझाऊंगी क्योंकि अभी आपकी क्लास का टाइम हो गया है. तो आरएनए प्राइमर आपको पता है कि यहाँ पे यूरासिल होगा थाइमिन की जगह.
है ना, यूरासिल होगा थायमिन की जगह। तो कई बार गलती से क्या है कि आगे के स्ट्रैंड में भी जो है वो यूरासिल आ जाता है, तो उस यूरासिल को जो है वो मिसमैचिंग जो हुई होती है उसको रिमूव किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज 2 से प्रोकैरियोट में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज दी प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर। इसमें से कल फिर मैं आपको इस टॉपिक को फिर से अच्छे से जो है समझा दूंगी, अगर कुछ जो है वो रह गया होगा, क्योंकि जो है वो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब हमने पता होना चाहिए लीडिंग स्टैंड कौन सा है, लैगिंग स्टैंड कौन सा है, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस पे प्रेजेंट होते हैं, प्रूफ रीडिंग, इसमें जितने एंजाइम हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंप्लीट मैकेनिज्म आपको इतना लंबा हो जाता है ना, तो कभी भी इसमें आएगा तो प्रोकैरियोट का आएगा, यूकैरियोट्स का एक्सप्लेनेशन एग्जामिनर नहीं पूछता, यूकैरियोट लेंदी हो जाता है। और इसमें से छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो पूछे जाते हैं, ये कौन कौन से, ये लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट सी कंटिन्यूटी में जो चलेगा, टेम्पलेट किसको कहते हैं, ठीक है। तो कल हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक जो है आज ही क्लास हो गई है। कल आज के लिए आपको पास होमवर्क जो है कि आपने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो आपने अच्छी तरीके से लर्न करना है कल के लिए, ठीक है। मैं आपको होमवर्क क्लास में उसमें भी डाल दूंगी कि आपको ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम आगे कुछ भी नहीं कर, तब तक चलते हैं, अगर कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा। भी नहीं भेजे नोट्स। रजनीश आस्किंग, कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हो? नोट्स मैम। नोट्स बेटा सेंड करूंगी मैं, एक्चुअल में अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे पास 11th क्लास भी आ गई थी पीछे, अब निखिला मैम ने वो लेना स्टार्ट करी है, तो मेरे पास वर्कलोड कम हुआ है थोड़ा, तो मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी। हमारी ठीक है मैम। जेनेटिक्स के नोट्स, जेनेटिक्स के नोट्स नहीं आए हैं ना अभी तक आपके पास? मैं पिछले वाला सेंड कर चैप्टर दूंगी के भी आपको। मैम। जेनेटिक्स में आपके पास अभी तक एक भी नोट्स नहीं गया है? नहीं मैम अभी तक नहीं रेप, आया इसका। लास्ट हाँ जेनेटिक्स के रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आई है आपके पास, एक यूनिट के नोट्स कंप्लीट हैं, सेकंड यूनिट्स के नहीं आए हैं, वो मैं दे दूंगी आपको। ओके। ठीक है। यस मैम। ओके। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। लीव करिए।